कैसी घटना है उत्तराखंड के देहरादून की। वो दिन था 13 जून 2023 का। इस दिन उत्तराखंड के देहरादून के क्लेमेंट टाउन में रहने वाला एक आदमी पुलिस स्टेशन में फोन कॉल करता है। वो यहाँ पर पुलिस को बताता है कि कैसे उसके पड़ोस में एक घर है जहाँ से काफी बुरी बदबू आ रही है। वो व्यक्ति पुलिस को बताता है कि जो बदबू है वो लगातार बढ़ते ही जा रही है। पुलिस उनसे सवाल करती कि क्या उन्होंने वहाँ पर जाकर चेक किया कि वहाँ पर आके है क्या। तो वो आदमी पुलिस को बताता है कि कैसे अब बदबू इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि आसपास के लोग तो वहां पर रह भी नहीं पा रहे हैं। और तो और जब वे उस घर में जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कैसे वहां पर ताला लगा हुआ है। वे अंदर जाकर चेक भी नहीं कर पाते। ये लोग कैसे उस जगह पर जाते हैं और वहां पर लगे हुए दरवाजे को खटखटाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कैसे अंदर से किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। बच्चे की आवाज को सुनकर इन लोगों को लगा कि शायद अंदर कोई होगा, तो ये बार बार खटखटाएंगे तो वो जाग जाएगा अगर सो भी रहा होगा तो। लेकिन ये लगातार खटखटाते रहते हैं पर वो दरवाजा कोई भी नहीं खोलता। अब ये लोग पुलिस से रिक्वेस्ट करते हैं कि पुलिस वहां पर आए और बाकी सब चीजों को देखे, क्योंकि उन्हें काफी गलत होने का अंदाजा हो रहा है। अब देहरादून पुलिस को जैसे ही इस घटनाक्रम के बारे में पता चलता है तो ये लोग क्लेमेंट टाउन के उस घर में पहुंच जाते हैं और उनके साथ उनके पड़ोसी भी थे। अब जिस घर से बदबू आ रही थी तो उस घर के मकान मालिक, जिसका नाम सोहेल होता है, वे भी यहाँ पर पुलिस के साथ मौजूद होते हैं। अब मकान मालिक सोहेल जो कि ग्राउंड फ्लोर में रहा करते थे और जो स्मेल आ रही थी वो फर्स्ट फ्लोर से आ रही थी। अब पुलिस सीधे ही फर्स्ट फ्लोर में जाती है और चेक करती है कि आखिर बदबू क्यों आ रही है। फर्स्ट फ्लोर जहाँ पर घर के अंदर जाने के लिए दो मेन दरवाजे थे। एक दरवाजा जिसमें ताला लगा हुआ था, वहीं दूसरा दरवाजा जिसमें जाली लगी हुई थी, यानी कि उससे जो हवा थी वो आर पार जा सकती थी। हो ना हो इसी दरवाजे के कारण स्मेल बाहर आ रही थी। अब पुलिस उस जाली वाली दरवाजे की जाली काट कर घर के अंदर जाती है और तो और उनके साथ काफी सारे लोग भी थे। पर जितने भी लोग अंदर गए थे जो उन्होंने देखा वह रूह कांपा देने वाला था। यहाँ तक कि जो भी वहाँ पर था वे सारे लोग सहम गए, पड़ोसी भी घबरा गए उस दृश्य को देखकर, क्योंकि कमरे के अंदर उन्हें नजर आती है दो लाशें और देखकर लग रहा था कि कैसे उनमें से एक शव जो कि एक पुरुष का है और एक महिला का। उन डेड बॉडीज को देखकर ये बात साफ समझ आ रही थी कि कैसे ये डेड बॉडीज कई महीनों कई दिनों से वहाँ पर पड़ी हुई है और वहाँ पर कुछ एक और ऐसी चीज थी जो दिल को दहला देने वाली थी। शव की हालात को देखकर ये बात तो साफ क्लियर हो चुकी थी कि ये डेड बॉडी कई दिनों से यहाँ पर पड़ी हुई है, क्योंकि डेड बॉडी जिससे जो खून बह रहा था वो फर्श में बहकर काला पड़ चुका था। सबसे इतनी खतरनाक स्मेल आ रही थी कि कोई भी इंसान बिना मास्क के तो वहां पर टिक भी नहीं पा रहा था, यहाँ तक कि शव जिसमें कीड़े पड़ चुके थे। पर तभी वे लोग इन दोनों लाशों के पास कुछ ऐसा देखते हैं जिससे वे और भी ज्यादा शॉक रह जाते हैं। दरअसल इन दोनों लाशों के पास एक नवजात बच्चा होता है और पुलिस जब उसे चेक करती है, डॉक्टर उसका जब एग्जामिनेशन करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यानी कि ये वही बच्चा था जब पड़ोसी दरवाजा खटखटा रहे थे तो जिसकी रोने की आवाज आ रही थी वो यही मासूम था। बच्चे को देखकर तो ये बात क्लियर हो चुकी थी कि ये बच्चा जो कि ज्यादा दिनों का नहीं है, बल्कि ये 2 से 3 हफ्तों पहले ही इसने जन्म लिया है और जब से इन दोनों शख्स की मृत्यु हुई है तब से ये यहीं पर इन बदबू के बीच भूखा प्यासा पड़ा हुआ है। और देखकर ये लग रहा था कि ये बच्चा किसी और का नहीं बल्कि इन्हीं दोनों का है। बहरहाल बच्चे को देखकर पुलिस तुरंत एक्शन मोड में आती है। वो उस बच्चे को उठाती है, वो बच्चा जिसके शरीर में वो डेड बॉडी के कीड़े रेंग रहे थे। बच्चे को हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है जहाँ पर डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। यहाँ तक कि फॉरेंसिक टीम को भी यहाँ पर भेज दिया जाता है। पुलिस फॉरेंसिक टीम अपना काम करना शुरू कर देती है और छोटे से छोटे क्लू को इकट्ठा करती है। वहीं पुलिस जिसने भी पूछताछ करना शुरू कर दिया था वे सबसे पहले उस मकान मालिक से पूछताछ करते हैं जिसका ये घर था। मकान मालिक बताता है कि कैसे ये मकान उसी का है और ऊपर का जो कमरा था उसने आसिफ और अनम नाम के एक कपल उसको किराए पे दिया था। अब यहाँ पर जो आदमी होता है काशिफ, उसकी शक्ल जब पुलिस को पता चलती है तो उनमें से एक ऑफिसर जिसे एक केस याद आता है। ऑफिसर को याद आता है कि कैसे इसी आदमी से रिलेटेड एक औरत जो कि रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन में आई हुई थी क्लेमेंट टाउन की। हमें पता चलता है कि कैसे जो औरत आई थी उसने इस आदमी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि कैसे ये उसका आदमी है, यानी उसका पति है जो कि 10 जून से लापता है। वो महिला बताती है कि कैसे वह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की रहने वाली है, लेकिन उसका पति जो कि उत्तराखंड के देहरादून में काम किया करता था। अब क्योंकि वह यहीं से लापता हुआ है इसलिए वह यहाँ के पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आई हुई है और ये वही दिन था जिस दिन पुलिस को वो डेड बॉडी मिली थी। अब पुलिस उस घटनाक्रम के घटना स्थल को काफी बारीकी से ऑब्जर्व करती है तो पुलिस को यहाँ पर कुछ बातें पता चलती है। साथ ही साथ फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ चुकी थी और उसमें पता चला था कि यहाँ पर किसी तीसरे आदमी की मौजूदगी के कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। पुलिस ये बात ऑब्जर्व करती है कि कैसे उस फ्लोर में 2 कमरे थे। एक कमरा जिसे अंदर से बंद किया जा सकता था, वहीं
एक दूसरा कमरा जिसे बाहर से ताला लगाकर बंद किया गया था। अब यहाँ पर ये बात हो सकती है कि इन्होंने एक दरवाजे को परमानेंट बंद कर दिया और ये दूसरे दरवाजे से आया जाया करते थे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि अगर उन्हें बंद करना था तो वे अंदर से करते, लेकिन उन्होंने बाहर से ताला क्यों लगाया था। अब यहाँ पर इस तरीके की स्थिति को देखकर कई सारे लोग जिनका कहना था कि हो सकता है इन्होंने सुसाइड किया हो। और यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि अगर उन्हें सुसाइड करना ही था तो वे कोई इजी रास्ता अपनाते, लेकिन जिस हालत में डेड बॉडी बरामद हुई थी पता चल रहा था कि इनकी मृत्यु काफी दर्दनाक हुई है। और तो और इनके पास जो बच्चा मिला था वो भी एक नवजात बच्चा था, तो आखिर ये उस बच्चे को ऐसी हालत में छोड़कर सुसाइड कैसे कर सकते हैं। पुलिस आस पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ करती है कि क्या उन्होंने किसी को यहाँ पर उन्हें आते जाते हुए देखा या फिर उन्हें कुछ झगड़ा होने की आवाज सुनाई थी, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई कत्ल जैसा सिनारियो होता तो ये लोग उस कातिल से अपने आप को बचाते, रजिस्ट करते, या फिर घर का सामान इधर उधर बिखरा होता, या फिर किसी ने ना किसी को आते जाते हुए देखा होता। पर यहाँ पर ना किसी ने किसी को आते जाते हुए देखा, ना ही घर के अंदर का सामान बिखरा हुआ था। यानी कि यहाँ पर अभी ऐसा कोई भी क्लू नहीं मिला था जिससे पुलिस इस पूरे सिनारियो को समझ सके। पुलिस जो कि इन डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब जो मकान मालिक होता है वो पुलिस को कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। वो बताता है कि कैसे 4 महीने पहले काशिफ और अनम ये कपल उसके यहाँ पर किराए से रहने के लिए आया हुआ था। इस समय अनम जो कि प्रेग्नेंट थी और फिर 4 महीने बाद वो एक बच्चे को जन्म देती है, यानी कि 8 तारीख को वह एक बच्चे को जन्म देती है। 10 जून को ये हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर अपने इस फ्लैट में वापस आ जाते हैं। फिर इसके आगे क्या हुआ इसके बारे में मकान मालिक को कुछ भी नहीं पता। अब पुलिस यहाँ पर दो बातों के बीच ही झूल रही थी कि ये हत्या है या सुसाइड। पुलिस को उम्मीद थी कि अब कुछ पता चलेगा तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही चलेगा, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें भी कोई ऐसा सिग्निफिकेंस इंफॉर्मेशन पुलिस को नहीं मिल पाती जिससे कि वे किसी कंक्लूजन में पहुंच पाए, क्योंकि जो डेड बॉडी थी वह काफी ज्यादा सड़ चुकी थी और काफी ज्यादा पुरानी थी, इसलिए उससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकल नहीं पाती है। अब पुलिस इन डेड बॉडी के रिलेटिव से कांटेक्ट करती है, उन्हें इस बारे में बताती है और उनसे पूछताछ करती है इस आशा से कि उसे शायद यहाँ पर कुछ क्लू मिल जाए। अब पुलिस यहाँ पर आसिफ के घर वालों से पूछताछ करती है तो यहाँ पर पुलिस को पता चलता है कि कैसे आसिफ जो कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का रहने वाला था। और तो और एक और शॉक कर देने वाली बात यहाँ पर पुलिस को पता चलती है कि दरअसल आसिफ जिसने 2 शादी करी हुई थी उसकी पहली बीवी तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की रहने वाली थी, यानी कि जिस लेडी के साथ वह देहरादून में रहता था वो उसकी दूसरी बीवी थी। उसकी पहली पत्नी जिसका नाम नुसरत होता है, यानी कि आसिफ यहाँ पर अनम के साथ उसने दूसरी शादी करी थी। अनम उसकी दूसरी पत्नी थी जिसके साथ वह उत्तराखंड के देहरादून में रहता था। यहाँ पर ये भी पता चलता है कि कैसे नुसरत और कासिफ जिनका एक बेटा भी होता है। अब ये सारी बात पता चलने के बाद पुलिस जिसे अब शक होता है नुसरत के ऊपर, हो सकता है नुसरत जो कि आशिफ की दूसरी शादी से बिल्कुल भी खुश ना हो इसलिए उसने उनको मरवा दिया। और कई सारी जगह पर ऐसा भी होता है जहाँ पर सौत के बीच झगड़ा होता है या जलन के कारण ये सब कदम उठा लिए जाते हैं। पुलिस को नुसरत के बारे में पता चलता है तो पुलिस अब उससे पूछताछ करने के लिए देहरादून से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जाती है और नुसरत से मिलती है। पुलिस जब नुसरत से बात करती है तो नुसरत बताती है कि कैसे उसे आसिफ की दूसरी शादी से कोई भी एतराज नहीं था, यानी कि दूसरी शादी के बाद भी उनके बीच अच्छे संबंध थे, उनके बीच झगड़ा नहीं था। नुसरत बताती कि कैसे वे लोग हमेशा फोन में बातें किया करते थे, पर वो दिन था 10 जून का, जिस दिन के बाद से अचानक से नुसरत और आसिफ की बात होना बंद हो गई। काशिफ जिसने फोन उठाना बंद कर दिया और 12 जून को उसका फोन स्विच ऑफ आने लगा और इसी के कारण नुसरत जो कि 13 जून को खुद अपने पति के लापता होने की रिपोर्ट को दर्ज कराने के लिए देहरादून जाती है। उसने क्लेमेंट टाउन थाने में इस कंप्लेंट को दर्ज कराया था। पुलिस जो कि थाने में इस चीज को चेक करवाती है तो पता चलता है कि हाँ नुसरत ने कंप्लेंट दर्ज कराई थी, यानी कि वह सही बोल रही है। अब पुलिस यहाँ पर नुसरत का फोन चेक करती है, कॉल डिटेक्स को एग्जामिन करती है और छानबीन करने के बाद यहाँ पर पुलिस को पता चलता है कि कैसे नुसरत ने जो भी कहा वो सच है, यानी कि नुसरत जो कह रही थी कि कैसे उसे उसकी दूसरी शादी से कोई भी एतराज नहीं है क्योंकि वह मुसलमान है तो वह कर ही सकता है। जो उसने कहा था पुलिस को वे सारे सबूत मिल रहे थे, यानी कि नुसरत यहाँ पर सच कह रही थी। वहीं काशिफ के पिता मोहसिन को ये बात पता चलती कि कैसे नुसरत से पूछताछ हो रही है तो बीबी ये कहते हैं कि उनकी बहू नुसरत ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि उसका एक बेटा है और वो तो उसका पति था। बताया जाता है कि इनके घर में मेन सोर्स इनकम का काशिफ ही था जो कि जेसीबी और क्रेन ऑपरेटर की तरह काम किया करता था और पैसे कमाकर अपने घर का लालन पालन कर रहा था। पुलिस जिसका नुसरत के ऊपर से शक हट जाता है। अब इसके बाद पुलिस जो कि काशिफ के आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करती है कि शायद उन्हें यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। पुलिस यहाँ पर यह भी जानने की कोशिश करती कि कहीं ऐसा तो नहीं कि काशिफ की किसी के साथ दुश्मनी हो या फिर आपसी रंजिश जिसने आगे चलकर इतना बड़ा रूप ले लिया हो। अब
लोगों से पूछताछ करने के बाद पुलिस को पता चलता है कि कैसे कासिफ, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा था, उसने कई सारे लोगों से पैसे लेकर रखे हुए थे, लगभग 15 लाख के ऊपर का अमाउंट। अब पुलिस इतने सबूत और ये सारी बातों को इकट्ठा करके सहारनपुर से वापस देहरादून लौट आती है और ये कंक्लूजन निकालती है कि यहाँ पर दो बातें हैं। पहली बात ये कि कासिफ, जिसके ऊपर काफी ज्यादा कर्जा था और वह इसी कर्जे के से बचने के लिए उसने पहले अपनी पत्नी को मारा और फिर अपने बच्चे को मारने की कोशिश करी, लेकिन वो उसे मार नहीं पाया और फिर उसने खुद सुसाइड कर लिया। वहीं दूसरी बात ये कि कासिफ, जिसने कई सारे लोगों से पैसे उधार लिए थे, तो उन्हीं लोगों ने उसका ये हाल कर दिया। लेकिन यहाँ पर दोनों ही बातों के साथ कोई पुख्ता सबूत नहीं था। खासकर ये बात की जो कर्जदार है उन्होंने उसे मार दिया, क्योंकि अगर यहाँ पर कासिफ मारा जाता है तो उनका पैसा भी डूब जाएगा और उन्हें कुछ मिलेगा नहीं। वही हम बात करें उस मासूम नवजात बच्चे की, जिसे कि हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया था। ट्रीटमेंट के बाद भी अब उसकी हालत में सुधार आने लगा था, वो भी अब धीरे धीरे ठीक होने लगा था। अब पुलिस यहाँ पर कुछ क्लूज को निकालने के लिए उस इलाके के सीसीटीवी कैमरास के फुटेज को भी ढूंढना देखना शुरू कर देती है। हालांकि जिस जगह पर ये वारदात घटित हुई थी उस घर के आसपास कोई कैमरा नहीं था, लेकिन एक कैमरा जो कि उसके साइड रोड में लगा हुआ था। पुलिस को कहीं ना कहीं ये अंदाजा लग चुका था कि ये जो कत्ल हुआ है ये 10 जून से 13 जून के बीच ही हुआ है। तो यानी कि पुलिस यहाँ पर जो 10 जून से 13 जून के बीच जितनी भी सीसीटीवी फुटेज थी उन्हें एग्जामिन करना शुरू कर देती है। अब पुलिस जैसे सीसीटीवी कैमरास को चेक कर रही थी तो 10 जून 11 जून को उन्हें कोई भी क्लू नहीं मिल पाता और यहाँ पर उन्हें कोई भी सस्पेक्ट उसमें नजर नहीं आता। पर तभी 13 जून को पुलिस को एक हुंडई कार इस सीसीटीवी फुटेज में नजर आती है। ये कार जो कि कासिफ और अनम के फ्लैट की तरफ आ रही थी, लेकिन अचानक से वह मुड़कर वापस चली जाती है। पुलिस पूछताछ करती है कि क्या कोई इस हुंडई कार वाले को जानता है या फिर ये उनका कोई रिलेटिव है। तो यहाँ पर पता चलता है कि उनमें से वहाँ पर रहने वाला कोई भी इस कार के मालिक को नहीं जानता था। पुलिस उस सीसीटीवी फुटेज के जरिए उस कार का नंबर ट्रैक करती है और उसके मालिक का भी पता लगा लेती है। पुलिस को पता चलता है कि कैसे जो कार का ओनर है उसका नाम अश्वथ है। ये नाम सुनने के बाद लोग बताते हैं कि कैसे जो अश्वथ है वो कासिफ का दोस्त है। अब पुलिस अश्वथ के घर में जाती है क्योंकि उसे एड्रेस मिल चुका था और वहां पर जाकर वो उससे उस दिन और उसकी गाड़ी की पूछताछ करती है। अश्वथ बताता है कि कैसे 13 जून के समय उसकी कार जो कि सहवाज नाम के एक लड़के के पास थी, लेकिन वह उस कार को लेकर कहाँ गया इसके बारे में उससे कुछ भी नहीं पता। अश्वथ से पूछताछ करी जाती कि आखिर ये सहवाज है कौन, तो वह बताता है कि कैसे सहवाज जो कि अनम का बड़ा भाई है। पुलिस को जब ये बात पता चलती कि कैसे अनम का भाई सहवाज है और वह इतनी रात को यहाँ पर आया था, तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी रात को यहाँ पर क्यों आया था। अब यहाँ पर सहवान का नाम आते ही पुलिस को उसके ऊपर शक होने लगता है कि कहीं यही तो इन सब के पीछे तो नहीं। पर सवाल ये उठता है कि आखिर ये अपनी बहन और उसके पति यानी अपने जीजा जी को क्यों मारेगा। अब यहाँ पर पुलिस जब अनम और कासिफ के फोन को चेक करती है तो अचानक से उसे अनम के फोन में एक वीडियो मिलती है जहाँ पर उसमें बताया गया था कि कैसे उसका भाई सहवान जो कि उसे और उसके पति को मारना चाहता है। अमन रोते रोते हुए सारी बात कह रही थी कि कैसे उसे और उसके पति और उसके परिवार को जान का खतरा है, किसी और से नहीं बल्कि उसी के भाई से। पुलिस जब इस वीडियो को देखती है तो ये बात क्लियर हो जाती है कि यहाँ पर हो ना हो इसके पीछे सहवान का ही हाथ है। अब पुलिस यहाँ पर सहवाज के फोन कॉल डिटेल निकलाती है तो पुलिस को भी यहाँ पर कुछ सस्पिशियस सा डिटेक्ट होता है। पुलिस को पता चलता है कि कैसे 10 जून की रात को इसने अपना फोन को बंद कर दिया था। वहीं पुलिस को ये भी बात पता चलती कि कैसे फोन के स्विच ऑफ होने के पहले उसकी जो लास्ट लोकेशन थी वह क्लेमेंट टाउन का वही घर था जहाँ पर उसकी वैन रहा करती थी। वहीं 13 तारीख को भी उसकी वही लोकेशन थी, वही क्लेमेंट टाउन का वही शहर, वही घर के पास की वही गली। अब यहाँ पर सहवाज को अरेस्ट कर लिया जाता है और पुलिस वहाँ पर सहारनपुर से उसे देहरादून लाकर उसे पूछताछ करती है। पर सहवाज यहाँ पर अपने ऊपर लगाए गए सारों आरोपों को खारिज करता है। वो बताता है कि आखिर वह अपनी बहन और उसके पति को क्यों मारेगा, वो तो अपनी बहन को नहीं मार सकता था और वो अपनी बहन से काफी ज्यादा प्यार करता था। पर यहाँ पर पुलिस जिसके पास काफी सारे ऐसे सबूत थे जिससे वह इसके ऊपर आरोप को अपना सिद्ध कर सकती थी। इसकी फोन लोकेशन, कॉल डिटेल्स और उसके दोस्त ने जो कहा था कि कैसे उस गाड़ी के साथ वो उस समय कहाँ पर था, उसकी बहन की वही वीडियो जहाँ पर बताया गया था कि कैसे उसे उसके भाई से खतरा है। अब पुलिस यहाँ पर अपना थोड़ा सा रवैया बदलती है और थोड़ी कड़ाई से पूछताछ करती है। यहाँ पर भी पहले वह कुछ बताने से मना कर रहा था, लेकिन जब पुलिस अपनी शक्ति दिखाती है तो वो यहाँ पर टूट जाता है। फिर वो बताता है कि कैसे उसी ने ही अनम और सहवाज को मारा है। वो यहाँ पर बताता है कि कैसे उसी ने ही कासिफ और अनम की हत्या करी है। और तो वो बताता है कि कैसे उन दोनों को मारने के बाद जो मासूम बच्चा था उसने उसे वहीं पर इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि वह एक नवजात बच्चा था तो भूख प्यास से मारा ही जाता। पुलिस को यहाँ पर पता चलता है कि सहवाज और कासिफ जो कि एक ही गांव के रहने वाले थे और बचपन से ही दोस्त थे। कासिफ जिसने सहवाज की बहन से शादी कर ली थी यानी कि अभी रिश्तेदार बन चुके थे और सहवाज को कासिफ ने ही अपने पास देहरादून घूमने के लिए बुलाया था। ये लोग घूमने के लिए भी जाते
दिखाते हैं शहबाज, जिसके मन में अभी भी कासिफ के खिलाफ काफी ज्यादा गुस्सा था। कारण ये था कि वो नहीं चाहता था कि उसकी बहन और उसके इस दोस्त की शादी हो, लेकिन जो कुछ हुआ था वो उसकी मर्जी के खिलाफ था। उसने प्लान बनाया था कि वो यहीं पर कासिफ का सफाया कर देगा। वो यहाँ पर इसे बाहर कई बार मारने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर काफी सारा भीड़ भाड़ का इलाका था और वो पकड़ा जाता है, इसलिए वहाँ कासिफ को बाहर नहीं मारता। अब ये घूमने के बाद शहबाज और कासिफ अपने घर में वापस लौट आते हैं। शहबाज कासिफ और अपनी बहन के साथ उन्हीं के घर पे रहता है। 10 जून की रात जब सारे लोग डिनर करके अपने अपने रूम में जाकर सोने के लिए चले जाते हैं, तब शहबाज देर रात को उठता है, किचन में जाता है और वहाँ से उठाता है धारदार चाकू। अनम जिसने एक बच्चे को जन्म दिया था, वहीं अशरफ जो उसी के साथ में था, तो वो दोनों काफी थक चुके थे और उन्हें 10 जून को काफी गहरी नींद लग चुकी थी। सबके सो जाने के बाद शहबाज जो चाकू लेकर कासिफ के रूम में जाता है और वहाँ पर सो रहे कासिफ जिसका गला उस चाकू से रेत देता है। शहबाज जो कि चाकू ले जाता है और कासिफ के रूम में पहुंच जाता है। वहाँ पर पहुंचकर वह उसका मुंह और गला पकड़ता है और चाकू से उसका गला रेत देता है। अब क्योंकि अक्सर उसे इस चीज की प्रैक्टिस थी, क्योंकि वह अक्सर जानवर को ऐसे ही काटा करता था धीरे धीरे, ठीक वैसे ही उसने अपने जीजा के साथ भी किया। कासिफ यहाँ पर अपने आप को बचाने की भी कोशिश कर रहा था। कासिफ जो कि शहबाज का दोस्त था, लेकिन शहबाज जो कि काफी निर्दयता से उसके साथ ऐसा कर लेता है। वो यहाँ पर चिल्लाने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन अब काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। अब यहाँ पर कासिफ मारा जाता है, लेकिन अनम उसी के पास में थी। बेचारी जिसने एक बच्चे को जन्म दिया था वो काफी ज्यादा वीक थी, लेकिन वह जाग जाती है। अब वह जब अपने पति को देखती है, अपने भाई को देखती है कि वो दोनों ऐसी हालात में है, तो इसे देखकर वह चीख चिल्लाने लगती है और अपने पति को बचाने की कोशिश करती है। शहबाज जिसने कासिफ को तो मार दिया था, लेकिन अब उसके सामने थी उसकी बहन अनम। अनम जिसने बच्चे को जन्म दिया था वो काफी ज्यादा वीक थी, इसलिए शहबाज उसे काफी इजीली टैकल कर लेता है। फिर वह बड़े बेरहमी से उसका गला पकड़ता है और उसे दबाकर उसकी जान ले लेता है। अब इन दोनों को मारने के बाद क्योंकि खून के छींटे इसके ऊपर भी आ गए थे, तो वो सबसे पहले उसे साफ करता है और दोनों की डेड बॉडी जो फर्श में गिर चुकी थी, फिर एक दरवाजे को वो अंदर से लगाता है और दूसरे दरवाजे को बाहर से ताला लगाकर वहां से चुपचाप से भाग जाता है। लेकिन घटना वाले दिन वो शहबाज इतनी चालाकी से निकलता है कि वह कैमरे में नजर नहीं आता। 13 जून के दिन शहबाज जिसने अपने दोस्त की कार लेकर वह यहाँ पे आया हुआ था और वह जैसे ही ताला खोलकर उस रूम में जाता है, तो वो देखता है कि कैसे डेड बॉडी जो कि काफी बुरी तरीके से स्मेल कर रही थी और चारों तरफ खून ही खून फैल चुका था। शहबाज जिसका प्लान था कि 2 दिन पहले तो उसने इन्हें मारा है, तो वह अब आया है इनकी डेड बॉडी को उठाकर रात के समय वह उस कार में भरकर इन्हें डंप कर देगा बाहर। लेकिन यहाँ पर इतनी खतरनाक बदबू आ रही थी कि वो भी इन बदबू को सह नहीं पा रहा था। हालांकि इस तरह की बदबू सहना उसके लिए आम बात था, लेकिन अब क्योंकि ये इंसान थे ना कि जानवर और इसकी स्मेल काफी ज्यादा हार्ड थी, तो वो ये सब नहीं कर पाता। और वो मासूम सा बच्चा जो कि अभी भी जिंदा था और उसी बेड में पड़ा हुआ था, पर इस निर्दयी को उसके ऊपर भी दया नहीं आती। ये उस कमरे से बाहर आ जाता है, ताला लगा कर वहां से चला जाता है, क्योंकि ये बात समझ चुका था कि ये अभी तो इन्हें इस तरीके से ठिकाने नहीं लगा सकता। अब पुलिस यहाँ पर काफी ज्यादा कड़ाई और शक्ति के साथ इस क्राइम के पीछे का मोटिव शहबाज से पूछती है। आखिर उसने अपनी बहन को क्यों मारा, उसके पति को क्यों मारा और अपने भांजे को इस तरीके से तड़पता हुआ छोड़कर उसका मन कैसे मान गया। बेसिकली इस पूरे कर्मकांड के पीछे रीजन क्या था। तो अब शहबाज यहाँ पर पुलिस को अपनी कहानी बताता है। शहबाज यहाँ पर बताता है कि कैसे 8 साल पहले उसके पिता की मौत कुछ वजन के नीचे दब जाने के कारण हुई थी और इस एक्सीडेंट के पीछे आसिफ के भाई का हाथ था। उसका कहना था कि इन्होंने जानबूझकर उसके पिता को मारा है, क्योंकि ये उस समय छोटा था, इसलिए वह अपना बदला नहीं ले पाया था। वहीं इसी घटना के 1 साल पहले शहबाज जो कि एक मासूम लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में जेल चला गया था, तो उसकी गैर मौजूदगी में अशरफ ने उसकी बहन अनम को फंसाया और उसके साथ शादी कर ली। अब वो जैसे जेल से बाहर आता है तो लोग उसके ऊपर बातें बनाने लगते कि कैसे उसकी बहन अनम जिसने उस लड़की के साथ भागकर शादी कर ली। इन सारी बातों को सुनकर और जो पुराना गुस्सा उसके मन में भरा हुआ था, यही कारण था कि उसने इस क्राइम को अंजाम दिया। उसका मानना था कि इस सब के पीछे काशिफ ही है और उसी के कारण उसे ये सब फेस करना पड़ रहा है।